प्रिय भैया बहनों, कल हिंदी की वर्णमाला का एक सामान्य अध्ययन हम सब ने किया था। हमने आपको बताया था कि मुख से जो सबसे छोटी ध्वनि निकलती है, जो अखंडित होती है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसी सबसे छोटी ध्वनि का जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो पाते हैं, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन हमारी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। स्वरों की संख्या हमने आपको बताई थी 9 है और व्यंजन 33 हैं। स्वरों में मूल स्वर और संयुक्त स्वर हमने आपको बताए थे। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की चर्चा भी आपसे की थी। व्यंजन वर्णों में 3 प्रकार के व्यंजन हमने आपको बताए थे। स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन या व र ला ये 4 हैं, और ऊष्म व्यंजन श ख सा और ह ये 4 हैं। इस प्रकार से व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। डा के नीचे बिंदी लगा हुआ जो रूप है और ढा के नीचे जो बिंदी लगा हुआ रूप है, ये हिंदी की विकसित ध्वनि है। ये दुगुण व्यंजन है। इन्हें उच्छित व्यंजन भी कहा जाता है। ये 2 हैं। ये हिंदी में ही है, संस्कृत में इनका उल्लेख नहीं है। फिर हमने आपसे बताया था कि संयुक्ताक्षर 3 हैं, क्ष, त्र और ज्ञा। एक स्रा भी लिखा मिलता है जो मिश्र वर्ण है। इस प्रकार से कुल वर्ण मिला करके 52 की संख्या बनती है। इसकी चर्चा हमने आपसे कल की थी। आज हम वर्णमाला के दूसरे भाग में आपसे वर्णों के व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का उच्चारण है उसको 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भा। ये स्पर्श व्यंजन है शुद्ध रूप से। इनका उच्चारण करने में मुख के अंदर जिह्वा को जिन जिन स्थानों का स्पर्श करना पड़ता है, उसके स्पर्श करने के कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा जो विभाजन है वो है स्पर्श संघर्षी। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में जिह्वा को मुख के अंदर विभिन्न भागों का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ घर्षण के साथ इनकी ध्वनि बाहर निकलती है। ऐसे हैं च, छ, ज और झ। तीसरा संघर्षी जो घर्षण से उत्पन्न होते हैं, ऐसे फ, श, ह, ज और श। और चौथा वर्ग है अनुनासिक व्यंजनों का, जो प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर हैं। इनका उच्चारण स्थान 2 जगह से है। एक तो वर्गीय उच्चारण स्थान है इनका, और दूसरा ये नासिका से भी बोले जाते हैं, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। कहते हैं मुख नासिका वचने अनुनासिको वा, यानी जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से होता है, वे वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो ऐसे जो पंचमाक्षर हैं, वर्गों के पंचम वर्ण हैं, वे सभी अनुनासिक वर्ण हैं। ञ, म, ङ, ण और न, ये 5 अनुनासिक वर्ण हैं। 5वां वर्ण है ये पार्श्विक वर्ण व्यंजन। ला, ये पार्श्विक व्यंजन है। प्रकंपित व्यंजन रा। रा का उच्चारण करने में जिह्वा में कंपन होता है, ये प्रकंपित है रा।
हमने आपको पहले ही बताया है, डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ये जो बदले हुए रूप वाले दो वर्ण हैं, इनको उच्छिष्ट वर्ण या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और या और वा ये दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। हमारी प्राचीन मान्यता के अनुसार या, वा, रा और ला ये चारों जो अंतस्थ वर्ण हैं, इन्हें भी अर्ध स्वर कहा जाता है। लेकिन जो आधुनिक विभाजन है उसमें रा को प्रकंपित कहा गया है और ला को पार्श्विक वर्ण कहा गया है। अर्ध स्वरों में या और वा ये दो ही आते हैं। भैया बहनों, इसके अलावा वाह्य प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजन वर्णों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अल्प प्राण। अल्प प्राण जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अल्प माने होता है थोड़ा, और प्राण प्राणवायु। जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी प्राणवायु बाहर निकलती है वे अल्प प्राण होते हैं, उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और जिनके उच्चारण करने में इनसे थोड़ा अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण। अब इनकी पहचान हम इनका उच्चारण करके देख सकते हैं। वर्गीय व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है, इसकी परख करने के लिए हम अपनी हथेली को सामने रखेंगे मुंह के और बोल करके देखेंगे क, ख, ग, घ, उंगा। आप देख रहे हैं का को बोलने में इस हथेली पर वायु की ठोकर कम लगती है और खा को बोलने में ज्यादा प्राणवायु बाहर निकलती है, गा में कम प्राणवायु निकलती है और घ में ज्यादा प्राणवायु निकलती है। इस प्रकार से जो वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें तथा अंतस्थ वर्ण ये अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण ये अल्प प्राण है। महाप्राण में वर्गों के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन अर्थात श, ख, सा और हा ये महाप्राण कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अल्प प्राण वर्ण वे व्यंजन वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु, थोड़ी प्राणवायु बाहर निकलती है, और महाप्राण वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है। इस प्रकार से वाह्य प्रयत्न के आधार पर ये वर्णों के व्यंजन वर्णों के दो भाग हुए, अल्प प्राण और महाप्राण। एक विभाजन और है सघोष और अघोष। जब हम मुख से ध्वनियां निकालते हैं तो ये ध्वनियां जब स्वर तंत्रिका के पास में आकर के बाहर निकलती हैं, वायु का स्पर्श करके बाहर निकलती हैं, तो वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन पैदा नहीं होता है, वायु बिना कंपन के बाहर निकलती है, वे वर्ण
अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो सघोष वर्णों में सभी स्वर वर्ण आते हैं। सभी स्वर वर्ण ये सघोष हैं। इसके अतिरिक्त वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 3, 4, 5 वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अर्थात या, व, रा और ला तथा हा, ये सघोष वर्ण हैं। इन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। सभी स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा हा, ये सघोष वर्ण हैं। इनकी संख्या आप देखें तो सभी स्वर 11 हुए। तृतीय, चतुर्थ, पंचम 3, 5, 15, 11, 15, 26, 4 अंतस्थ, 30 और 1 ह, 31 वर्ण ये सघोष वर्ण है। इसके अलावा वर्गों के दूसरे, पहले और दूसरे, पहले, दूसरे तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हा को छोड़ करके, यानी श, श और सा, तीनों प्रकार के सा, ये अघोष व्यंजन हैं। भैया बहनों, आपने आज पढ़ा कि व्यंजनों का जो उच्चारण वर्गीकरण है, तो प्रयत्न के आधार पर ये 8 भागों में बांटे गए हैं। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, प्रकंपित, उच्छिप्त और अर्धस्वर तथा बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गों के व्यंजन वर्गों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वह वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु बाहर निकलती है। ये हैं वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें तथा अंतस्थ वर्ण। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है, इसलिए महाप्राण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के समीप उनमें कंपन करती हुई वायु बाहर निकलती है, वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। सभी स्वर वर्ण वर्गों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अंतस्थ व्यंजन तथा हा, ऐसे 31 वर्ण ये सघोष वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में वर्गों के पहले, दूसरे और श, श और सा के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन किए बिना वायु बाहर निकलती है और इनका उच्चारण करती है, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। आज हम इन वर्णों के अतिरिक्त स्वरों की जो मात्राएं हैं उनके बारे में भी देखेंगे। ये मात्रा क्या है? मात्रा मात्रा विचार, ये मात्रा किसे कहते हैं? प्रारंभ में ही मात्राएं पढ़ाई जाती हैं कक्षा 1 और 2 में। मात्रा है क्या? मात्रा किसकी होती है? तो भैया बहनों, मात्राएं आप जानते हैं स्वरों की लगती हैं। स्वरों की ही मात्राएं होती हैं, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। और स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो स्वरों का रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। आइए देखें, पहला स्वर है अ।
अ की मात्रा दिखती नहीं है किंतु होती है। सभी व्यंजन हलंत युक्त होते हैं। का में मूल रूप में हलंत लगा होता है और जब इसमें हम अ की मात्रा जोड़ते हैं तो इसका रूप हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। अगर इसमें से अ को निकाल दिया जाए तो एक मूल रूप से शुद्ध व्यंजन इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अ की एक मात्रा ऐसी है जो दिखती तो नहीं है लेकिन इसका बड़ा महत्व है। भैया बहनों, अगर हम का में हलंत लगाए बिना ई को जोड़ते हैं, का में अगर हम ई को जोड़ देते हैं और हम लिख देते हैं ऐसे की, तो ये व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि का में अ है और आ को जब ई से मिलाते हैं तो आ और ई को मिल करके ए बनता है। यहां की न मिलकर बन करके ये के होगा और हम पढ़ाते हैं आपको कि का में ई की मात्रा जोड़िए तो की हो जाएगा। तो आप देखा कि आ की मात्रा का कितना बड़ा महत्व है। जब हम का में ई अ की मात्रा को निकाल देंगे, ऐसे का को हलंत युक्त लिखेंगे, फिर ई जोड़ेंगे तभी की बनेगा, नहीं तो के बन जाएगा और फिर गलत हो जाएगा। भैया बहनों, ऐसे जो दीर्घ आ है, आ इसकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है। ऐसे ई की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। ई दीर्घ मात्रा है, ई की ये ऐसे बनती है। उ की मात्रा ऐसे लगती है। ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। ए की मात्रा ऐसे लगती है। ऐ की मात्रा ऊपर 2 पाई रहती हैं। ऐसे ओ की मात्रा एक डंडा उसके ऊपर 1 पाई लगाते हैं। इसे औ की मात्रा एक डंडा 2 पाई लगाते हैं। ऐसे री की मात्रा को नीचे ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? ये मात्राएं हैं, इन्हें बहुत सावधानी से देखना। अगर हम कहीं इसमें एक डंडा भी लगा देंगे तो औ की मात्रा हो जाएगी। रा में जब ऊ की मात्रा जुड़ती है, रा में जब ऊ की मात्रा जुड़ती है और रा में जब ऊ की मात्रा जुड़ती है तो इसके दोनों रूपों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब रा में ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो ऐसे बनेगा रूप और लिखेंगे रुपया, रुपया। और जब रा में ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो उसका रूप होगा ये और रूप लिखेंगे ऐसे। यहां थोड़ी सी असावधानी के कारण हम गलती करते हैं। ये गलती, ये चूक हमसे न हो। दोनों ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार की मात्राओं में अंतर है, इसे ठीक से समझना चाहिए। भैया बहनों, आज के इस पाठ में इतना ही। कुछ प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे जो घर पर बैठे बैठे आप करेंगे और पूरी वर्णमाला को ठीक से आत्मसात करेंगे। वर्गों के जो उच्चारण स्थान है, वर्णों के जो उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थानों को भी देखेंगे। और ये उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कभी तालु, कभी कंठ, कभी मूर्धा, कभी जिह्वा, दांत, कभी ओष्ठ, कभी दांत ओष्ठ। ठीक है ना? तो इन उच्चारण स्थानों को देखेंगे। इनसे संबंधित हम ढेर सारे प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। उन अभ्यास के प्रश्नों को आप करेंगे, घर पर बैठे बैठे आनंद लेते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दूरी बना करके रखें। हम निरंतर आपसे जुड़े रहेंगे ऐसे। फिर अगले दिन आपको फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।